दूसरी ओर क्लैरिसा के साइड, क्लैरिसा और एरिक स्टडी ग्रुप सुन क्यूरोसिटी से विलियम को देखने लगे। विलियम उन्हें बताता है कि रॉयल पैलेस में एक कस्टम आज तक चला आ रहा है, जहाँ कुछ ज़रूरी लोगों को और करीबियों को बुलाया जाता है एंड उनका एक स्टडी ग्रुप क्रिएट किया जाता है। इन शॉर्ट, कनेक्शंस। जल्द ही एक और स्टडी ग्रुप क्रिएट होने वाला है, जिनके मेंबर का सिलेक्शन अभी चल रहा है। विलियम खुशी से एरिक को स्टडी ग्रुप के लिए इनवाइट देता है। एरिक भी चमकती आंखों से हाँ बोल देता है। एरिक की हाँ सुन विलियम बड़ी सी स्माइल के साथ एरिक के गले पड़ जाता है। गले लग जाता है। एरिक एज ऑलवेज सरप्राइज, वो उसे खुद से अलग होने कहता है। उन दोनों की ये बिक्रिंग को देखकर क्लैरिसा तो संतोषी से मुस्कुरा रही थी, साथ ही अंदाज़ा लगा रही थी कि ड्यूक और बेलाट्रिक्स इसी स्टडी ग्रुप में शायद मिले होंगे, क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी तो थे ना। यहाँ पैनल कट हो जाता है एंड नेक्स्ट पैनल में हमें क्लैरिसा को फाइनली इनहेरिटेंस मिलते हुए दिखाया जाता है। अब सिर्फ प्रिंस का अप्रूवल बाकी था। क्लैरिसा रॉयल ऑफिस से निकलती है एंड तभी उसे एरिक ढूंढता हुआ आता है, जो उसका ही वेट कर रहा था। एरिक बीइंग हाईली रिस्पॉन्सिबल जेंटलमैन क्लैरिसा को ऑफर करता है कि वो उसका हाथ पकड़ के चले, क्योंकि पैलेस में अकेले घूमना डेंजरस हो सकता था। क्लैरिसा इस छोटे से उस्ताद को देख मीठी सी स्माइल के साथ अपना हाथ उसके हाथ में थमा देती है। इस वक्त उसे एरिक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कोई नहीं लगा। एरिक पूरे अलर्टनेस के साथ क्लैरिसा को रास्ता लीड कर रहा था। तभी उन्होंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी। क्लैरिसा को रोक उसने खुद जाकर चेक करने का सोचा एंड वहाँ पाया जहाँ एक लड़की को कुछ लड़के बुली कर रहे थे। क्लैरिसा ने भी क्यूरियोसिटी से देखा एंड पाया कि एक लड़के ने उस बच्ची को धक्का दे दिया है। वो तुरंत उस बच्ची के पास भागी एंड उसे गिरने से बचा लिया। क्लैरिसा ने चिंता से उसका हाल पूछा, क्या तुम ठीक हो? बच्ची ने शर्माते हुए ठीक कहा। क्लैरिसा उसकी प्यारी सी शक्ल देख उसे देखती ही रह गई। उसके मुलायम बाल, बड़ी प्यारी आंखें, सॉफ्ट स्किन, वो तो बिल्कुल एक डॉल जैसी थी। लेकिन ये वक्त ये सोचने का नहीं था। क्लैरिसा सीरियसनेस के साथ इस बदतमीज़ बच्चे को वायलेंस ना करने के लिए कहती है। भले ही कोई भी बात हो, पर ये कोई तरीका नहीं था बिहेव करने का। पर इस एरोगेंट बच्चे ने अपनी बदतमीज़ी कंटिन्यू रखी। उसने खुद के मामले से क्लैरिसा को दूर रहने के लिए कह दिया। बदतमीज़ बच्चे के बदतमीज़ साइड किक भी पीछे खा रहने वाले थे। उन्होंने इस बदतमीज़ बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि तुम्हें एहसास भी है, तुम किससे बात कर रही हो? ये लॉर्ड लियोपोल्ड है, हेल्दी फैमिली के वारिस। क्लैरिसा को अब समझ आया कि ये बच्चे और कोई नहीं, नेपो किड्स है, जो सिर्फ अपनी फैमिली के दम पर ही एरोगेंट हो सकते हैं। एंड जब बात नेपो किड की हो ही रही थी तो एरिक ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये बच्ची अब उसकी फैमिली के प्रोटेक्शन में है। अगर कोई इससे अब भी पंगे लेना चाहता है तो देखते हैं। अब एरिक देखेगा किसकी हिम्मत होती है इस बच्ची के साथ बदतमीज़ी करने की। पर बच्चों को अभी भी कुछ समझा नहीं। उन्हें लगा ये कोई ऐसा ही बच्चा है। उन्हें कहाँ पता था वो किससे पंगे ले रहे हैं। उन्होंने फिर से एरोगेंटली सवाल किया कि तुम हो कौन, जो हमसे इतना एरोगेंटली बात कर रहे हो? जिस पर एरिक ने शांति से बताते हुए कहा कि वो वैंडरलिक फैमिली से बिलोंग करता है। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ, एरिक नेपोकिड तो था, पर उसमें काबिलियत भी थी। उसके ऑरा एंड इस जवाब से वो बच्चे डर गए। बच्चों को याद आया कि ये वही खतरनाक परिवार था जो छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं खाता था। वो तुरंत दुम दबा के भाग गए। उफ, इन छोटे कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां थी, बेचारा मेरा एरिक। एरिक आह भरता है। इन शैतानों को भगा देने के बाद क्लैरिसा एरिक को थैंक यू कहती है एंड बच्ची का हाल पूछती है। बच्ची ठीक थी। वह सर झुका उन्हें दिक्कत देने के लिए माफ़ी मांगती है। क्लैरिसा उससे पूछती है कि क्या वो बच्चे अक्सर उसे बुली करते हैं। बच्ची बताना शुरू करती है। ये सब तब से शुरू हुआ जब इस प्यारी बच्ची को स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफ़र आया था। एरिक पूरी डिटेल जानना चाहता था एंड अब उन्हें इस पैलेस की सिचुएशन का अंदाज़ा लगने वाला था। इस वक्त सभी हाई रैंक के नोबल बच्चे इस पैलेस में जमा किए गए हैं। इन बच्चों का चुनाव ध्यान से किया जाता है।
इनके सिलेक्शन में फैमिली का स्टेटस, युवराज के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी सब देखी जाती है। और इस सब के अलावा ये प्यारी बच्ची जल्द ही किसी हाई रैंक नोबल के साथ एंगेज होने वाली है, जो एक और कारण है इस बच्ची का यह स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का। क्लेरिसा फिक्र भरी नज़र से इस बच्ची को देख रही थी। इतनी छोटी उम्र में शादी, ये नोबल्स में कॉमन था, पर फिर भी बच्ची नर्वसली अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहती है, उसे नहीं पता कि वो युवराज प्रिंस विलियम की कोई मदद कर भी पाएंगी या नहीं, पर वो बस अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी अपने स्टडी कंपेनियन की हेल्प करने के लिए। ये कितनी प्यारी बच्ची थी। लरिसा उसका हाथ पकड़ उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि एरिक भी उस स्टडी ग्रुप का हिस्सा है, हम दोनों तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। बच्ची भी खुशी से इनका सपोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लरिसा इन दोनों क्यूटीज़ का इंटरेक्शन देख रही थी, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये कौन सा इंसान है जो इस छोटी सी बच्ची के साथ शादी करने के लिए मान गया? कौन नीच आदमी है? अगर वो क्लरिसा को एक बार मिल जाए तो इस पीडोफाइल की मार उसके हाथों पक्की ही थी। एंड तभी ड्यूक की एंट्री होती है, तो क्लरिसा को पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। क्लरिसा जवाब देती है कि वो उन्हीं की ओर आ रही थी जब उन्हें ये बच्ची मिली। बच्ची एलिगेंटली ड्यूक को ग्रीट करती है एंड अब जाके हमें उसका नाम पता चलता है। ये थी सेलेस्टीन खल्दी, जो खुद को ड्यूक की फियांसे के तौर पे इंट्रोड्यूस करती है। क्लरिसा और एरिक ये सुन पूरी तरह शॉक हो चुके थे, एंड मैं भी हूँ। क्या मतलब? जिस पीडोफाइल की हम बात कर रहे थे वो हमारा ड्यूक है? सीरियसली? ड्यूक न्यूट्रल एंड ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सेलेस्टीन, अच्छा तो तुम हो वो। क्लरिसा ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो नीच इंसान ड्यूक थे। क्लरिसा ड्यूक से प्यार से कहती है, तो ये है आपकी प्यारी जोड़ीदार, है ना? ड्यूक को अभी होश आया। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहता था, पर क्लरिसा उनकी बात बीच से ही काट सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहती है, मैं समझती हूँ ये एंगेजमेंट आपकी एक नोबल के तौर पे ड्यूटी है, पर कोई तो वजह होगी। ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। I mean, कोई तो वजह होगी, कोई तो रीज़न होगा ना। ड्यूक तुरंत खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसने इस विषय में अपना जवाब नहीं दिया। मे बी मार्क्विस खल्दी ने सेलेस्टीन को कहा होगा इस तरह बिहेव करने के लिए, ताकि वो अपना पॉइंट बता सके। सेलेस्टीन तुरंत माफ़ी मांगती है, उसे इस बात का पता नहीं था। एरिक कुछ सोच एल्बर्ट से कहता है, क्या आज से वो लेडी सेलेस्टीन को स्टेप मदर कहे? एल्बर्ट क्लरिसा ये सुन जम गए। क्लरिसा टेंशन भरी शक्ल के साथ ये स्टेप मदर एंड स्टेप सन का इंटरेक्शन देख रही थी। क्लरिसा सदमे में जा चुकी थी। वो इसी हाल में कहती है, यूर ग्रेस, भले ही आप अपनी एंगेजमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते, पर प्लीज़ इस बच्ची को एक वाइफ की ड्यूटी निभाने के लिए अभी मत कहिएगा। एटलीस्ट इसे बालिग हो जाने दीजिएगा। एल्बर्ट शॉक के साथ कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एल्बर्ट फिर थर्ड टाइम ट्राई करता है एक्सप्लेन करने का, पर वो कुछ कहता इससे पहले क्लरिसा उसे पूरी सीरियसनेस के साथ कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बात मुझसे रिलेटेड है ही नहीं, इस बात का मुझसे क्या लेना देना। एंड ये लाइन सुनकर तो जैसे एल्बर्ट के सीने में तीर जा धंसा हो। क्लरिसा का ये बात ज़ोर से कहने का कोई इरादा नहीं था, पर अब तो बात कही जा चुकी थी। अब दोनों ऑकवर्ड साइलेंस के साथ एक दूसरे को शांति से देख रहे थे। क्लरिसा जैसे जले पे और नमक छिड़क देती है एंड कहती है, अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना ही है तो आप सेलेस्टीन को करिए, ना कि मुझे। एल्बर्ट स्ट्रेस और ऑकवर्डनेस के साथ सेलेस्टीन से नज़रें चुराते हुए बस इतना कहता है, इस एंगेजमेंट को ज़्यादा सीरियसली मत लो, ये कंफर्म नहीं है, तब तक एटलीस्ट इसके बारे में बात करने से परहेज़ करो। और इतना कह चला जाता है। उसे बहुत दर्द दिया था क्लरिसा ने इस बार। सेलेस्टीन एल्बर्ट से कुछ कहना चाहती थी, पर वो तो जा चुका था। वो अपने हाथ में रखे सुंदर से रुमाल को देखती है। क्लरिसा भी उस रुमाल को ऑब्जर्व करती है। तभी वहाँ विलियम आ जाता है। नेक्स्ट पैनल गार्डन का दिखाया जाता है, जहाँ सब चाय एंजॉय कर रहे थे एंड बातें कर रहे थे। एरिक विलियम को इस जगह के बारे में पूछता है, जिस पर हमें पता चलता है कि ये विलियम का हाइडिंग सीक्रेट स्पॉट है, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये वही जगह थी जहाँ वो अपने भाई डिक के साथ खेलता था। विलियम थोड़ी हेजिटेशन के साथ बताता है कि शायद जो एल्बर्ट और सेलेस्टीन की एंगेजमेंट हुई है उसकी वजह कहीं ना कहीं एरिक और विलियम की फ्रेंडशिप है। विलियम एक्सप्लेन करते हुए बताता है
कि वैंडरलिक फैमिली जो नॉर्दर्न रीजन के साइड से किंगडम को प्रोटेक्ट करती है, वो टेक्निकली विलियम को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो एक गद्दी का वारिस है। और इसी वजह से उन्होंने एल्बर्ट को सेलेस्टिन के साथ एंगेज करवाने का सोचा, क्योंकि सेलेस्टिन के डैड मार्क्विस खल्दी डीक के फैक्शन को सपोर्ट करते हैं। इस तरह पावर बैलेंस हो जाएगा। इस एंगेजमेंट के थ्रू लोगों में ये मैसेज जाएगा कि एल्बर्ट विलियम एंड डीक दोनों को इक्वली सपोर्ट करता है। एरिक स्पीचलेस था। वो तुरंत सेलेस्टिन से माफ़ी मांग रहा है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इस सब में इन्वॉल्व हो चुकी थी। पर सेलेस्टिन तो उल्टा खुद को लकी मानती थी कि उसकी शादी एल्बर्ट से हो रही थी। वो अपना पूरा बेस्ट देने वाली थी इस शादी के लिए एंड जल्द से जल्द वेंडरलिक फैमिली को एक हेल्दी वारिस देने की इच्छा रखती थी। क्लैरिसा ये सुन क्या ही बोलती, ये खुद बच्ची थी जो अब एक बच्चे की बात कर रही थी। इनोसेंट सेलेस्टिन आगे कहती है, पर इससे तो गद्दी के दावेदारों की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना। वो टेंशन में सोचती है, अगर मैं वारिस ही ना दूँ तो मेरी वाइफ की ड्यूटीज़ का फ़ायदा ही क्या। विलियम उसे ओवरथिंक करने मना करता है एंड कैजुअली उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए कहता है, वैसे भी आप तो ड्यूक की बस नाम मात्र की वाइफ होंगी ना। उसने कोई ऑफेंसिव वे में नहीं कहा था, ओके। सेलेस्टिन का स्ट्रेस कम होने की जगह और बढ़ चुका था। विलियम खुद को एक्सप्लेन करना चाहता था, पर इससे से सिचुएशन और ख़राब हो रही थी। एरिक उसे इस तरह देख रहा था जैसे तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हें पता भी है। बीच बचाव कर क्लैरिसा सेलेस्टिन से बात करने का ऑफर करती है। क्लैरिसा सेलेस्टिन को प्यार से पूछती है, क्या आप सच में ये शादी चाहती है? क्योंकि जैसा कि विलियम ने कहा, एल्बर्ट एक अच्छे इंसान है, वो आपकी भावनाओं की कदर करेगी। तो अगर आप ये नहीं चाहती तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। सेलेस्टिन सोच में पड़ गई। वो कन्फेस करती है कि उसने किसी और को एक स्पेशल इंसान माना है जिसने उसकी एक बार हेल्प की थी, पर नोबल्स को तो प्यार में पड़ने की इजाज़त नहीं। सेलेस्टिन कांपते हुए उदासी से कहती है, इसके अलावा मेरे पास कोई और टैलेंट ही नहीं है। मेरी कीमत तभी होगी जब मैं किसी एक अच्छी फैमिली में शादी करके एक वारिस दूंगी। क्लैरिसा उसे कामली पूछती है, क्या ये बात आपकी किसी फैमिली मेम्बर ने आपसे कही है? जिस पर सेलेस्टिन हामी भरती है। ये बात नोबल्स में कॉमन थी, पर फिर भी क्लैरिसा सेलेस्टिन का हाथ पकड़ उसे कहती है, क्या आप मुझे खुद के बारे में कुछ बताएंगी? क्लैरिसा मार्क्वेस खल्दी की डॉटर नहीं, सेलेस्टिन खल्दी कौन है ये जानना चाहती थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं क्लैरिसा नॉक्टर्नल हूँ, नॉक्टर्नल फैमिली की काउंटेस, एंड आपकी मदद करना चाहती हूँ। सेलेस्टिन काउंटेस सुन सरप्राइज थी। क्लैरिसा एक नोबल टाइटल को इनहेरिट कर चुकी थी और अपनी टेरिटरी को संभाल रही थी, ना कि उसकी तरह। जबकि क्लैरिसा भी तो एक लड़की थी। उसे क्लैरिसा बहुत कूल लगी, वो उससे इम्प्रेस थी। विलियम, एरिक एंड क्लैरिसा से जो उसे कॉन्फिडेंस मिला, सेलेस्टिन सोचने लगी कि क्या वो सच में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती है। शायद अगर वो इंसान क्लैरिसा है तो वो बता सकती है। सेलेस्टिन अपनी कहानी बताना शुरू करती है। उसके पेरेंट्स एक नाकाबिल नोबल्स थे क्योंकि वो प्यार में पड़ गए थे एंड अपनी नोबल्स की ड्यूटी ना निभा पाए। उन्हें ज़बरदस्ती वापस लाया गया था एंड फिर सेलेस्टिन के पिता की दूसरी शादी कर दी गई। सेलेस्टिन की सौतेली माँ एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी। सेलेस्टिन की माँ को उससे दूर रखा गया एंड पिछले बरस उनकी डेथ भी हो गई। एरिक क्लैरिसा शांति से उसकी सारी बातें सुन रहे थे। क्लैरिसा सवाल करती है, तो क्या जो उस रुमाल पे बुनाई की गई है वो तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाई है, जिसे बुनकर तुम उस रुमाल को अपने फियांसे यानी एल्बर्ट को देना चाहती थी? सेलेस्टिन खुशी से अपने रुमाल को दिखाते हुए कहती है, मेरी माँ बहुत टैलेंटेड औरत थी। उन्हें नज़रबंद रखा गया था, पर फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं से मर्चेंट से सिलाई बुनाई सीख ली। वो कहा करती थी कि जब सेलेस्टिन बड़ी हो जाएगी एंड उनके पास इनफ पैसे होंगे तो वो दोनों साथ में मिलकर एक छोटी सी शॉप खोलेंगे। अच्छा, तो आपको ये कारागिरी पसंद है ना सेलेस्टिन? सेलेस्टिन खुशी से जवाब देती है, हाँ, एंड इस रुमाल पर भी मैंने ही कारागिरी की है। एंड तभी उसे याद आता है मार्क्विस खल्दी की बात, जिन्होंने उसे बस शादी करके वारिस कर देने के लिए कहा था। वो तुरंत चुप हो जाती है, घबराते हुए कहती है, हाँ, ये मेरा सपना था, पर
पर अभी नहीं, अभी अभी बस मैं एक वाइफ की ड्यूटी निभाने पे ध्यान दूंगी, सच्ची। मैं सब मैं सब छोड़ दूंगी। क्लैरिसा उसे सरप्राइज करते हुए कहती है, ये टैलेंट की बर्बादी होगी। मुझे आपकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगी। क्लैरिसा वो पहली इंसान थी उसकी माँ के अलावा जिसने उसे ये बात कही थी। उसका मन भर गया। वो रोने लगी। क्लैरिसा उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगी, अब आप और रोइए मत। क्लैरिसा सेलेस्टीन में खुद को देख पा रही थी। आखिर दोनों ही तो अपनी माँ की यादों के भरोसे अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रही थी। क्लैरिसा ये एहसास अच्छे से समझती थी। अगले पैनल में क्लैरिसा एल्बर्ट दिखाए जाते हैं, जहाँ क्लैरिसा एल्बर्ट को अपनी पहली की बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। एल्बर्ट भी खुद के शब्दों के लिए शर्मिंदा था, क्योंकि अगर वो ठीक से बताता तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी होती ही नहीं। और सेलेस्टिन के मैटर का क्या करना है एल्बर्ट अभी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो अभी भी अल्टरनेटिव प्लान्स ढूंढने में लगा था। क्लैरिसा स्ट्रेस थी ये सुनकर कि एंगेजमेंट अभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। एल्बर्ट क्लैरिसा की चिंता देख सकता था। वो ऐसे ही थी, सबकी परवाह करने वाली। क्लैरिसा बाउंड्री क्रॉस करने के लिए माफ़ी मांगती है, पर वो तो बस एक छोटी बच्ची की हेल्प करना चाहती थी जो एक अनचाही शादी में बन चुकी थी। उसे याद था कैसे वो भी कभी ऐसी एक सिचुएशन में बंधी हुई थी। वो स्ट्रांग रहने का ट्राई करती, पर उसे भी किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत तो थी ही, जो सपोर्ट उसे ड्यूक ने दिया। एंड अब वो खुश थी, एंड यही खुशी वो दूसरों को भी फील करवाना चाहती थी। एल्बर्ट टकटकी लगाए बस क्लैरिसा को देखे जा रहा था। एल्बर्ट ने उससे वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा इस शादी को रुकवाने की, और वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियोज़ में वो मार्कोस की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। ना रहेगा बांस, ना बजेंगी बांसुरी। वो सीरियस था। क्लैरिसा ये सुन घबरा गई। इतना एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके पास एक प्रपोज़ल था,